क्या दुनिया अब बिल्कुल विश्व युद्ध के मुहाने पर है? जिस तरीके से ईरान ने इसराइल पर हमला किया है और उसके बाद जैसा तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे कम से कम इस तरीके की आशंकाएं जरूर बड़ी होती जा रही हैं। और सवाल ये खड़े हो गए हैं, क्या तीसरा विश्व युद्ध अब होकर ही रहेगा? दुनिया में इन सवालों को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, जो अब पूरी तरह जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। और फिर इसमें अमेरिका और रूस का बढ़ता इंटरेस्ट, या कह लीजिए सीधा दखल, ये हालात और भी ज्यादा खतरनाक कर सकता है। एक तरफ इसराइल की ओर से मिडिल ईस्ट में की जा रही कार्रवाई को अब अमेरिका भी खुलकर समर्थन देने लगा है, तो दूसरी तरफ रूस इसराइल की कार्रवाई से नाराज है और माना जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ इतना बड़ा कदम कम से कम खुद के दम पर तो नहीं उठा लिया होगा। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। अब तब इसराइल फिलिस्तीन के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों के साथ जंग चली रही थी, लेकिन इस बीच ईरान का इसराइल पर सीधे हमला एक बड़ी जंग को जैसे दावत है। वैसे भी 6 माह के भीतर ईरान का इसराइल को दूसरी बार छेड़ना जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना ही कहा जा सकता है। हालांकि ईरान ने यह दुस्साहस अपने दम पर किया है, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। यानी उसके पीछे कहीं ना कहीं रूस का समर्थन तो है ही, जैसा कि उसे पहले भी मिलता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अब इजरायली कार्रवाई को अमेरिका का खुला समर्थन मिला है। जैसा कि अमेरिका सालों से ईरान को सबक सिखाने की ताक पर बैठा हुआ था और शायद उसे लग रहा है कि यही वो समय है जब वो ईरान से सूद समेत पूरा हिसाब किताब चुकता कर लेगा। और इसके पीछे अमेरिका की सोच शायद ये हो कि इस समय रूस यूक्रेन के साथ जंग में घिरा है, तो वो ईरान के साथ सीधे सीधे खड़ा होने से परहेज करेगा। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की ओर से इसराइल पर हमले के बीच रूसी प्रधानमंत्री को तेहरान भेज दिया है। यही नहीं, एक खबर यह भी है कि इसराइल पर जब ईरान की ओर से हमला हुआ तब रूसी प्रधानमंत्री तेहरान में ही मौजूद थे। हालांकि सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसे देखते हुए इस खबर की पुष्टि बुलंद भारत टीवी नहीं कर सकता है। वैसे यह भी क्या अजीब विडंबना है कि 2 अक्टूबर को जब पूरा देश और दुनिया अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है, उससे चंद घंटे पहले ईरान ने इसराइल पर 180 से ज्यादा सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया और दुनिया में एक बड़ी जंग की आशंका पैदा कर दी। और इस जंग में भी दुनिया के दूसरे देश कूदे तो फिर एक कितनी भयावह हिंसा देखने को मिलेगी, इसकी कल्पना आत्मा कमा देती है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल पर करीब 25 मिनट के भीतर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें कुछ निशाने पर लगी और ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। जैसा कि इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि ईरानी मिसाइलों के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस था, जो उन्हें नष्ट कर दिया गया इन मिसाइलों को। जबकि दूसरी ओर ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि हमने पहली बार हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलों से हमला किया और करीब 90% मिसाइलों ने सटीक अपने लक्ष्य को भेदा है। देखा जाए तो अमेरिका ने ईरानी हमले को लेकर पहले इजराइल को अलर्ट कर दिया था, जिससे उसे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ईरान ने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी है कि वो हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठन के साथ खड़ा रहेगा, और अगर उसे कमजोर करने की कोशिश की गई तो फिर ईरान खुद इजराइल के साथ 2-2 हाथ करने से पीछे नहीं हटेगा। तभी इस हमले के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हमने इसराइल की आक्रामकता का जवाब दिया है और यह ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसराइल ने पलटवार किया तो उसका भी तगड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि हमारी कार्रवाई समाप्त हो गई है। अगर इसराइल बदले की कार्रवाई करता है तो हमारी प्रतिक्रिया अधिक मजबूत और शक्तिशाली होगी। इसी बीच ईरानी हमले से बौखलाए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने ईरान को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि ईरान की इस बड़ी गलती की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजरायली सेना ने भी साफ कर दिया है कि ईरान को कब, कैसे और कहां जवाब देना है,
या हम तय करेंगे। यानी इजराइल और ईरान के बीच जंग कितनी भयावह हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दरअसल इस युद्ध को लेकर अमेरिका की ओर से जिस तरह का बयान आया है, उस पर गौर फरमाना जरूरी है। अमेरिका का कहना है कि वह इजराइल के साथ खड़ा है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के राजदूत इराज इलाही ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और जंग को लेकर भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बता दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई कि इजराइल को समझाने और उसे रोकने में भारत मदद करेगा। यही नहीं, ईरानी राजदूत ने पीएम मोदी की उन पंक्तियों का भी जिक्र किया कि यह युद्ध का युग नहीं है। यानी रूस यूक्रेन में जारी जंग को रुकवाने की पहल की तरह ही अब ईरान इजराइल तनाव को खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की जरूरत बताई जाने लगी है। हालांकि जब मिसाइल उन्होंने छोड़ी उस समय तो उनको शायद नहीं याद आई होगी, लेकिन अब फिर मोदी याद आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ईरान और इजराइल आज भले ही एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने से जंग पर उतारू हैं, लेकिन 2024 से पहले दोनों देश सीधे एक दूसरे पर हमला करने से बचते रहे हैं। आपको जानकर यह हैरानी हो सकती है कि इजराइल और ईरान के बीच 1979 तक संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। 1948 में जब तमाम विरोधों के बाद इस्राएल देश का निर्माण हुआ था, तब तुर्की के बाद ईरान ही वो देश था जिसने इस्राएल को मान्यता दी थी और वो ऐसा करने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। तब ईरान पहलवी वंश द्वारा शासित एक राजतंत्र था और वह मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक था और उसने एक नए यहूदी देश इस्राएल के प्रति ईरान को नजदीक लाने में भूमिका निभाई थी। लेकिन 1979 में ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामी क्रांति हुई और उन्होंने ईरान में शाहों के राजतंत्र को नेस्तनाबूद कर इस्लामी गणतंत्र कायम किया। इस बीच उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगी इस्राएल के साम्राज्यवाद को नकार कर ही अपनी पहचान बनाई थी। इसीलिए अयातुल्लाह खुमैनी ने इस्राएल के साथ संबंध तोड़ लिए। ईरान ने इजराइल के नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना बंद कर दिया। ईरान में मौजूद इस्राएली दूतावास की जगह फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह दे दी गई। गौरतलब है कि उस वक्त अलग फिलिस्तीन देश के लिए पीएलए यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही इस्राएल के खिलाफ जंग की अगुवाई कर रहा था। कहा जाता है कि आयतुल्लाह खुमैनी की अगुवाई वाली ईरानी सरकार की इजराइल के साथ दुश्मनी की एक वजह यह भी रही कि उसके कई नेताओं ने फिलिस्तीनियों के साथ लेबनान जैसी जगहों पर गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ली थी और तब नए स्वरूप में आया ईरान खुद को एक बड़े इस्लामिक पावर के तौर पर दिखाना चाहता था। शायद इसीलिए उसने इस्राएल के खिलाफ फिलिस्तीनी मुद्दे को न सिर्फ हवा दी बल्कि उसको मजबूती से उठाया। लेकिन फिर भी 1990 के दशक तक इस्राएल और ईरान के बीच खुलकर दुश्मनी शुरू नहीं हुई थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही इस्राएल और ईरान के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। दरअसल ईरान में मुख्य तौर पर फारसी और शिया हैं, जबकि अरब जगत ज़्यादातर सुन्नी है और अरब के कई देशों को अमेरिका का समर्थन है। ऐसे में ईरान की नज़र में अमेरिका और यूरोपीय संघ दुश्मन बनते चले गए और ईरान ने लेबनान, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन और यमन तक चरमपंथी गुटों को सपोर्ट कर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया और ये गुट कहीं न कहीं इसराइल के लिए खतरा बनते जा रहे थे। और मान कर चलिए कि यहीं से ईरान और इसराइल के बीच शैडो वॉर शुरू हो गया। इसी बीच अर्जेंटीना में 1992 में इजरायली दूतावास और 1994 में एक यहूदी केंद्र पर हुए हमले के पीछे ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन का हाथ सामने आया। दोनों ही हमलों में करीब 114 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि इसके बाद से ही दोनों के बीच अदावत बढ़ती चली गई और आपको बता दें कि इस घटना से पहले हिजबुल्लाह के अब्बास अल मुसावी की हत्या की गई थी, जिसके पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं 2011 से सीरिया में छिड़ा गृह युद्ध भी दोनों देशों के बीच टकराव का एक कारण था। इसराइल मानता है कि ईरान सीरिया के रास्ते लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार उपकरण भेजता है। इस बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर जोर देना शुरू किया और ये सब किसकी मदद से बना था इसे बताने की जरूरत नहीं और अमेरिका के साथ इसराइल का मकसद यही था कि ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने से किसी भी तरह रोकना। बाद में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रभारी और कुछ वैज्ञानिकों पर हमले हुए, जिसके पीछे ईरान ने इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया। इसमें एक अहम नाम
मोहसिन फखरीजादे है, जिनकी 2020 में हत्या की गई थी। हालांकि तब इजराइल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। इसी साल 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इसमें ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी भी मारे गए थे। माना जाता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया कराने के लिए ईरानी अभियान में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे और इसीलिए इजराइल ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। हालांकि इस हमले के जवाब में ईरान ने तुरंत बाद ही अप्रैल 2024 में इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से जबरदस्त हमला बोला था और अब दूसरी बार 1 अक्टूबर को इतना बड़ा हमला सीधे किया है। यानी अब जंग के आसार ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। बहरहाल 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन में हमास ने इस्राएल पर जिस तरह का बड़ा हमला किया, इसके पीछे कौन है वो पूरी दुनिया जानती है। और लेबनान में हिजबुल्लाह अगर इतना मजबूत है कि वो इजराइल जैसे ताकतवर देश से सीधे भिड़ रहे हैं, तो उसके पीछे किसकी ताकत है उसे भी बताने की ज़रूरत नहीं। और अगर ईरान अमेरिका को आंखें दिखाता है तो उसके पीछे रूस जैसी महाशक्ति का हाथ भी होना ही है, इससे भी पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ईरान और इजराइल जैसे देश तो सिर्फ मोहरा भर हैं और इन लड़ाइयों के पीछे असल ताकत और दिमाग तो दुनिया की 2 महाशक्तियों रूस और अमेरिका की है, जो इन जैसों के सहारे ही अपनी जोर आजमाइश करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। वैसे आपको बता दूं, जिस समय यूएसएसआर होता था, उस समय जब सोवियत रिपब्लिक होता था, तब उससे कई देश छिटक गए थे। उस समय यूएसए और यूएसएसआर ही आमने सामने होते थे। 2 महाशक्तियां मानी जाती थी, 2 ध्रुवी वैश्विक व्यवस्था मानी जाती थी। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक का विखंडन हुआ, उससे तमाम देश बाहर निकल गए और सिर्फ रशिया बचा, तो ये माना जाने लगा कि अब बाईपोलर नहीं है, अब सिर्फ एक पोलर, एक ध्रुवी व्यवस्था चल रही है, अमेरिका। लेकिन रशिया अपना वो दर्जा पाने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है। यूक्रेन पर भी युद्ध इसी कड़ी में था। अब ये जो इसराइल और ईरान के बीच हुआ है, उसके बाद फिर इन 2 बड़े देशों के बीच जिस तरीके की कश्मकश चल रही है, मशक्क़त चल रही है, वो निश्चित तौर पर दुनिया को चिंता में डाल सकते हैं। तो खैर, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।